नमस्कार, मैं लालित शर्मा। आज हम इस मॉड्यूल में फायर फाइटिंग उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई पर चर्चा करेंगे। हम फायर रेस्क्यू टेंडर के बारे में विस्तार से जानेंगे। जब भी कहीं आग लगने की घटना होती है, चाहे वह किसी इमारत, कार्यालय, फैक्ट्री या रेस्तरां में हो, तुरंत फायर टेंडर को बुलाया जाता है। भारत में इसे बुलाने के लिए 101 डायल किया जाता है। यदि आप किसी फायर और सेफ्टी कोर्स या औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा कर रहे हैं, तो फायर फाइटिंग वाहनों के बारे में सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान में हम फायर टेंडर के प्रकार, उनके उपयोग और आपातकालीन परिस्थितियों में उनकी भूमिका को विस्तार से समझेंगे। फायर टेंडर क्या है? फायर टेंडर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग फायर ट्रक और फायर इंजन जैसे अग्निशमन वाहनों के लिए किया जाता है। ये बड़े लाल रंग के वाहन होते हैं जिनमें तेज सायरन, चमकदार लाइटिंग और कई अग्निशमन उपकरण लगे होते हैं। पहले ये केवल पानी के पंप से लैस होते थे, लेकिन अब ये उन्नत अग्निशमन वाहन बन चुके हैं जिनमें पावर टूल्स, सीढ़ियां, पानी की टंकी और बचाव गियर होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अग्निशमन एजेंट, उपकरण और अग्निशमन कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचाना होता है, जैसे कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र। फायर टेंडर के मुख्य प्रकार: 1. टेंडर पंपर। इसमें बड़ी पानी की टंकी और शक्तिशाली पंप होते हैं जो तेज दबाव में पानी या फोम प्रदान कर सकते हैं। 2. रैपिड इंटरवेंशन व्हीकल (RIV). ये छोटे और तेज गति वाले वाहन होते हैं जो प्रारंभिक अग्निशमन में सहायक होते हैं। 3. वाटर शटल टेंडर। ये उन क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं जहां स्थायी जल स्रोत उपलब्ध नहीं होते और पानी को बार बार लाना पड़ता है। 4. हैजार्डस मटेरियल (हैजमैट टेंडर). ये खतरनाक रसायनों और ज्वलनशील पदार्थों से निपटने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। 5. एरियल फायर टेंडर। इनका उपयोग वन क्षेत्रों और हवाई अड्डों पर किया जाता है। 6. मल्टीपर्पज फायर टेंडर। ये विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए कस्टमाइज किए जाते हैं। फायर हाइड्रेंट सिस्टम बनाम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। फायर टेंडर में दोनों सिस्टम मौजूद होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अग्निशमन कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। आधुनिक फायर टेंडर में नवीनतम तकनीकें: 1. जीपीएस और रियल टाइम ट्रैकिंग। 2. ऑटोमेटिक फोम मिक्सिंग सिस्टम। 3. रिमोट ऑपरेटेड वाटर कैनन। 4. थर्मल इमेजिंग और सेंसर टेक्नोलॉजी। 5. टेलीमैटिक्स और लाइव डेटा ट्रांसमिशन। 6. हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक इंजन पर्यावरण अनुकूलता के लिए। निष्कर्ष: फायर रेस्क्यू टेंडर आपातकालीन स्थितियों में जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। इनकी मदद से आग को तेजी से नियंत्रित किया जा सकता है और कठिन स्थानों पर भी प्रभावी अग्निशमन संभव होता है। इनकी तेज गति, उन्नत तकनीक और बहुउद्देशीय क्षमताएं हमें आपात स्थितियों का सामना करने में मदद करती है। अग्निशमन सेवाओं में इनका योगदान समाज को सुरक्षित और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम हमें यहां पर होज पाइप, ब्रांचेस और नोजल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। यह लेक्चर नंबर 23, मॉड्यूल 7 है। फायर फाइटिंग के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण उपकरण प्रमुख भूमिका निभाते हैं: होज पाइप, ब्रांचेस और नोजल्स।
ये मूलभूत घटक फायर फाइटर्स के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिससे वे आग से लड़ सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं और संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं। इस विस्तृत चर्चा में हम होज पाइप, ब्रांचेस और नोजल्स के महत्व, उनके विकास, प्रकार और उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालेंगे। होज पाइप फायर फाइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये फायर फाइटर्स को पानी के स्रोत से जोड़ने का काम करते हैं, जिससे वे आग पर काबू पाने के लिए पानी या अन्य फायर फाइटिंग एजेंटों की आपूर्ति कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार और आकार के होज पाइप विभिन्न परिस्थितियों के लिए बनाए जाते हैं। अटैक होज पाइप ये 1.5 से 2.5 इंच व्यास के होते हैं। इनका उपयोग आग पर सीधे पानी या फोम डालने के लिए किया जाता है। सप्लाई होज पाइप LDH इनका व्यास 3 से 6 इंच या उससे अधिक हो सकता है। ये बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं। बूस्टर होज पाइप ये हल्के और लचीले होते हैं। इन्हें छोटी फायर फाइटिंग गाड़ियों में प्राथमिक जल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। वाइल्डलैंड होज पाइप जंगलों में आग बुझाने के लिए बनाए जाते हैं। ये हल्के और मजबूत होते हैं और उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं। आधुनिक होज पाइप मजबूत और टिकाऊ सामग्री जैसे सिंथेटिक रबर, पॉलीयुरेथेन आदि से बनाए जाते हैं। इनमें अंदरूनी और बाहरी परतें होती हैं, जो उन्हें घर्षण, तापमान और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। नियमित निरीक्षण और सफाई आवश्यक है। हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण द्वारा लीक और कमजोरियों की जांच की जाती है। उपयोग के बाद होज पाइप को सुखाना और सही तरीके से स्टोर करना आवश्यक है। ब्रांचेस, जिसे नोजल भी कहा जाता है, होज पाइप के सिरे पर लगे होते हैं और यह पानी या फायर फाइटिंग एजेंटों के प्रवाह और पैटर्न को नियंत्रित करने का काम करते हैं। फॉग नोजल यह पानी की महीन बूंदें बनाकर धुंध जैसा स्प्रे उत्पन्न करता है। यह धुएं को कम करता है और वातावरण को ठंडा करता है। स्मूथ बोर नोजल यह ठोस जल धारा उत्पन्न करता है। यह गहराई से जल रही आग पर प्रभावी होता है। कॉम्बिनेशन नोजल यह फायर फाइटर्स को फॉग और स्मूथ बोर पैटर्न के बीच स्विच करने की सुविधा देता है। नियमित निरीक्षण और सफाई आवश्यक है। पानी के प्रवाह और दबाव का समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए। खराब या घिसे हुए भागों को समय पर बदलना आवश्यक है। नोजल्स फायर फाइटिंग में सटीकता और नियंत्रण प्रदान करते हैं। इनकी मदद से पानी के प्रवाह, पैटर्न और दबाव को नियंत्रित किया जाता है। फॉग नोजल छोटे छोटे जल कण छोड़ता है, धुएं को कम करता है और आग के चारों ओर ठंडक बनाए रखता है। स्मूथ बोर नोजल उच्च गति और गहराई तक पानी पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए उपयोगी। कॉम्बिनेशन नोजल इसे विभिन्न आग बुझाने की परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। नियमित रूप से साफ और जांच करना आवश्यक। पानी के प्रवाह और दबाव की जांच की जानी चाहिए। टूटे या घिसे हुए हिस्सों को तुरंत बदला जाना चाहिए। प्राचीन काल में फायर फाइटर्स चमड़े और लकड़ी की बाल्टियों से आग बुझाते थे।
17वीं सदी में चमड़े के हौज पाइप का उपयोग शुरू हुआ। 19वीं सदी में रबर हौज पाइप का विकास हुआ, जिससे टिकाऊपन और लचीलेपन में वृद्धि हुई। 20वीं सदी में सिंथेटिक सामग्री से बने आधुनिक होज पाइप ने फायर फाइटिंग को और अधिक प्रभावी बनाया। नोजल्स में भी काफी सुधार हुआ है। पहले के नोजल्स साधारण पाइप फिटिंग थे, लेकिन अब स्मार्ट नोजल्स विकसित किए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण और सेंसर से लैस होते हैं। होज पाइप ब्रांचेस और नोजल्स फायर फाइटिंग के अभिन्न अंग हैं। ये उपकरण फायर फाइटर्स को आग से मुकाबला करने, जीवन बचाने और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। आधुनिक तकनीकों और उन्नत सामग्रियों के साथ ये उपकरण लगातार औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा प्रबंधन कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में आप स्वतंत्र श्वास उपकरण SCBA और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के बारे में सीखेंगे। यह अग्निशमन उपकरणों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे इस पाठ्यक्रम के सप्ताह 7 में शामिल किया गया है। विषय सूची 1, परिचय और अवलोकन 2, श्वसन सुरक्षा की आवश्यकता 3, SCBA के प्रकार 4, SCBA की सीमाएं 5, SCBA पहनने और उतारने की प्रक्रिया 6, SCBA का रख रखाव 7, अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण 8, संरचनात्मक सुरक्षा उपकरणों की सीमाएं 9, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण 10, प्रशिक्षण और सारांश। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE। PPE किसी भी कार्यस्थल में चोट को रोकने के लिए पहना जाने वाला सुरक्षा उपकरण है। जब इंजीनियरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण प्रभावी नहीं होते, तो PPE सुरक्षा प्रदान करता है। नियोक्ता को कार्यस्थल का आकलन करके खतरों को खत्म या कम करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर PPE प्रदान करना चाहिए। हालांकि PPE खतरों को समाप्त नहीं करता, बल्कि श्रमिक और खतरों के बीच एक रक्षा अवरोध बैरियर के रूप में कार्य करता है। यदि PPE विफल हो जाए तो श्रमिक को सीधा खतरा हो सकता है। स्वतंत्र श्वास उपकरण SCBA। SCBA एक श्वसन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उपयोग जीवन और स्वास्थ्य के लिए तत्काल खतरनाक वातावरण IDLH में किया जाता है। SCBA का उपयोग क्यों आवश्यक है? धुएं और विषाक्त गैसों का प्रभाव। धुएं में मौजूद जहरीली गैसें फेफड़ों की बीमारियों का कारण बन सकती हैं। ऑक्सीजन की कमी। यदि वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर 19.5% से कम हो जाता है, तो यह शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 17% पर मांसपेशियों की कमजोरी और तेज सांस लेना शुरू हो जाता है। 12% पर चक्कर आना और सिरदर्द हो सकता है। 9% पर बेहोशी आ सकती है और 6 से 7% पर कुछ ही मिनटों में मृत्यु का खतरा होता है। उच्च तापमान का प्रभाव। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में श्वसन प्रणाली क्षतिग्रस्त हो सकती है। रासायनिक धुएं, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलने पर घातक गैसें उत्पन्न करते हैं, जिससे सांस लेना खतरनाक हो सकता है। SCBA के प्रकार। ओपन सर्किट SCBA हवा को टैंक से आपूर्ति करता है और सांस लेने के बाद बाहर छोड़ता है।
यह सीमित अवधि के लिए उपयोगी होता है, जैसे 30 मिनट से 4 घंटे तक। संकीर्ण स्थानों में कार्य करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोज सर्किट SCBA CO2 को हटाकर ऑक्सीजन को पुनः उत्पन्न करता है। लंबी अवधि के कार्यों के लिए उपयुक्त। इसका उपयोग मुख्यतः खतरनाक पदार्थों के रिसाव में किया जाता है। SCBA के उपयोग की सीमाएं वजन और आकार भारी उपकरण होने के कारण लंबे समय तक पहनना मुश्किल हो सकता है। सीमित वायु आपूर्ति, एक बार हवा समाप्त होने पर SCBA बेकार हो जाता है। शारीरिक और मानसिक सीमाएं, कमजोर या घबराहट से ग्रस्त व्यक्ति इसे प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर सकता। SCBA पहनने और उतारने की प्रक्रिया। सुरक्षा जांच। उपयोग से पहले मास्क, बेल्ट और टैंक की जांच करें। सही तरीके से पहने। सिर के ऊपर से SCBA पहने और पट्टियों को समायोजित करें। सांस लेने की विधि। धीरे धीरे सांस लें और नाक से बाहर छोड़ें। इस्तेमाल के बाद SCBA को अच्छी तरह साफ करें और रखरखाव करें। अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। PPE के प्रकार। पहला, हेलमेट सिर को चोट, गर्मी और गिरने वाली वस्तुओं से बचाता है। दूसरा, फेस शील्ड और गॉगल्स आंखों को धूल और रसायनों से बचाने के लिए। तीसरा, अग्निरोधक कपड़े, फायर रेजिस्टेंट सूट, गर्मी और लपटों से बचाव के लिए। चौथा, दस्ताने हाथों को जलने और कटने से बचाने के लिए। और पांचवा, बूट्स पैरों की सुरक्षा के लिए। SCBA और PPE का निरीक्षण और रखरखाव। दैनिक निरीक्षण। SCBA और अन्य PPE की नियमित जांच करें। मासिक रखरखाव। उपकरण के सभी यांत्रिक और वायु आपूर्ति सिस्टम की जांच करें। और वार्षिक परीक्षण। निर्माता के दिशा निर्देशों के अनुसार उपकरण का परीक्षण करें। PPE प्रशिक्षण की आवश्यकता। हर कर्मचारी को PPE के उचित उपयोग, सीमाएं और रखरखाव के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। PPE कब और कैसे उपयोग करना है। PPE को सही तरीके से कैसे पहने और उतारें। PPE की देखभाल और उसकी उपयोगिता अवधि क्या है। प्रशिक्षण दस्तावेजीकरण। ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कर्मचारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसे समझा है। निष्कर्ष। SCBA और PPE अग्निशमन और औद्योगिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उचित उपयोग और नियमित रखरखाव से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि कर्मचारी खतरनाक परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से कार्य कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम ललित शर्मा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मॉड्यूल 8 का लेक्चर नंबर 25 समृद्ध स्थान, कन्फाइंड स्पेस और सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित विषयों को जानेंगे। समृद्ध स्थान क्या होते हैं, इनके प्रकार, इनमें पाई जाने वाली जोखिमें और सुरक्षा सिद्धांत। इसके बाद हम कुछ प्रमुख अधिनियम, नियम और विनियमों पर भी चर्चा करेंगे जो समृद्ध स्थान से जुड़े हैं, और यह भी जानेंगे कि कौन कौन से अधिकारी और संस्थाएं इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। समृद्ध स्थान, कन्फाइंड स्पेस की परिभाषा।
कई कार्यस्थल ऐसे स्थानों को शामिल करते हैं जो संरचना के कारण सीमित पहुंच और निकास वाले होते हैं। इन स्थानों में कार्य करना कर्मचारियों के लिए जोखिम भरा हो सकता है, जैसे कि फंसने, डूबने और खतरनाक वायुमंडलीय स्थितियां। समृद्ध स्थानों में सीमित वायु प्रवाह और पहुंच के कारण ऐसे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं जो खुले कार्यस्थलों में नहीं होते। परमिट आवश्यक समृद्ध स्थान, परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। ऐसे स्थान जो समृद्ध स्थान की परिभाषा में आते हैं और स्वास्थ्य या सुरक्षा से संबंधित खतरे रखते हैं, उन्हें परमिट की आवश्यकता होती है। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला, खतरनाक वातावरण की संभावना। दूसरा, सामग्री जो कर्मचारियों को डुबा सकती है। तीसरा, फंसने का खतरा जैसे दीवारों की आकृति या ढलान। और चौथा, अन्य कोई गंभीर स्वास्थ्य या सुरक्षा खतरा। समृद्ध स्थान की पहचान और वर्गीकरण का महत्व समझते हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्थान, जिसे हम NIOSH के नाम से भी जानते हैं, के अनुसार एक समृद्ध स्थान में कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, इसमें सीमित प्रवेश और निकास होता है। फिर स्वाभाविक वेंटिलेशन का अभाव होता है और अंत में यह निरंतर कार्य के लिए डिजाइन नहीं किया गया होता है। अब हम समृद्ध स्थानों के प्रकारों की बात करते हैं। मुख्य रूप से समृद्ध स्थान दो प्रकार के होते हैं। पहला, खुले शीर्ष वाले समृद्ध स्थान जैसे टैंक और गड्ढे। दूसरा, सीमित उद्घाटन वाले संलग्न स्थान जैसे सीवर, टैंक और साइलो। समृद्ध स्थानों में पाई जाने वाली जोखिमों की बात करें तो सबसे पहले आता है वायुमंडलीय जोखिम। इसमें कई प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी यानी 19.5% से कम, ऑक्सीजन की अधिकता यानी 23.5% से अधिक। इसके अलावा ज्वलनशील वातावरण और विषैली गैसें भी शामिल हैं। भौतिक जोखिम, जैसे कि गर्मी या ठंड, फिसलन, शोर, गिरने वाली वस्तुएं, विद्युत उपकरणों से खतरा और संकरी संरचना के कारण फंसने का खतरा, ये सभी गंभीर मुद्दे हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। सुरक्षा सिद्धांतों के अनुसार जहां संभव हो समृद्ध स्थान में प्रवेश से बचें और अगर यह अनिवार्य हो तो एक सुरक्षित कार्य प्रणाली विकसित करें। इसके अलावा जोखिम मूल्यांकन करना भी बेहद जरूरी है। प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति करें और उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE प्रदान करें। साथ ही सभी उपकरणों को अलग और सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। हवा की गुणवत्ता की जांच करें। गैर स्पार्किंग उपकरण और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। उपयुक्त आपातकालीन योजना बनाएं और लागू करें। सुरक्षा प्रमाण पत्र, सेफ्टी सर्टिफिकेट। कार्य की शुरुआत से पहले यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि सभी सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: स्थान, कर्मचारी का नाम, अधिकृत व्यक्ति का नाम, जोखिम नियंत्रण उपाय, कार्य अवधि, आपातकालीन व्यवस्था आदि। आपातकालीन योजना, इमरजेंसी प्लान।
एक उपयुक्त और तैयार आपातकालीन योजना बनाएं जो संभावित खतरे की स्थिति में कर्मचारियों को तुरंत सहायता और निकासी प्रदान कर सके।